हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो ब्रह्मास्त्र बैच नंबर 3 है उसका रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ना। अब क्लास की शुरुआत करते हैं। क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी। तो क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी कौन कौन सी है? तो ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, GD बिड़ला ट्रॉफी और रानी झांसी ट्रॉफी है। फुटबॉल से संबंधित तो रोबर्ट कप है, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो कप है। ये सब फुटबॉल से संबंधित है। आगे देखते हैं हॉकी से संबंधित ट्रॉफी। आगा खा कप, अजलान शाह कप, रंगास्वामी कप और बेटन कप, ये हॉकी से संबंधित है। टेनिस से संबंधित ट्रॉफी देखते हैं। डेविस कप, ग्रैंड स्लैम और हाफमैन कप, विश्व बिल्ड्स कप, ये सब टेनिस से संबंधित है। बैडमिंटन से संबंधित भी देख लेते हैं। चट्टा कप, ये महिलाओं के द्वारा खेला जाता मतलब वो कप है, वो कौन सा है? तो ये चट्टा कप है। थॉमस कप मेल से संबंधित है। उबेर कप फीमेल से संबंधित है। सुदीरमन कप है, ये भी बैडमिंटन का ही है। योनेक्स कप और रहमतुल्ला कप, ये सब बैडमिंटन से संबंधित है, तो इनको याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं गोल्फ से संबंधित। तो गोल्फ के अंदर है राइडर कप और नोमुरा ट्रॉफी है, ये गोल्फ से संबंधित है। अर्जुन राजा ट्रॉफी है, ये बास्केटबॉल की है। शूटिंग के अंदर MS दत्ता ट्रॉफी है और नौकायन के अंदर है वेलीगटन ट्रॉफी। तो वेलीगटन ट्रॉफी है, ये है नौकायन से संबंधित, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अब राज्यों का पुनर्गठन देखते हैं। 1 अक्टूबर 1953 को ही तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश है, ये भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 को की गई है। 3 सदस्य थे, फजल अली, KM पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू। तो इनके द्वारा ही भाषाई आधार पर नए राज्य बनाने के लिए बताया गया है। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? 1956 के अंदर। 7वां संविधान संशोधन ये 1956 के अंदर ही हुआ था। और उस समय भारत के अंदर 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 1 मई 1960 को ही बम्बई प्रांत से मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र बना था और गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात बना है। 1 दिसंबर 1963 को ही असम से अलग होकर नागालैंड नया राज्य बना है। और 1 दिसंबर को ही होर्नबिल उत्सव का आयोजन भी किया जाता है, और ये कहाँ पे? तो नागालैंड के अंदर ही। 1 नवंबर 1966 को ही पंजाब से अलग होकर सिख भाषा आधार पर पंजाब बना है। हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा बना है और चंडीगढ़ है ये केंद्र शासित प्रदेश बना है। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश है वो केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बना है। 21 जनवरी 1972 को ही असम से अलग होकर मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर ये अलग राज्य बने हैं। 16 मई 1975 को ही सिक्किम है वो भारत के अंदर 22वां राज्य बना था। 36वां संविधान संशोधन हुआ है। 20 फरवरी 1987 को ही असम से अलग होकर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है ये अलग से नए राज्य बने हैं। 30 मई 1987 को ही गोवा है वो केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बना था 25वें नंबर का, और इसके अंतर्गत ही 56वां संविधान संशोधन भी हुआ है। गोवा को 1961 के अंदर ही ऑपरेशन विजय के द्वारा ही पुर्तगाल से स्वतंत्र करके ही एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना है। और 15 नवंबर 2000 को ही बिहार से अलग होकर झारखंड अलग राज्य बना है। तो इस समय भारत के अंदर 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 2 जून 2014 को ही आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना है वो 29वां राज्य बना था। तो इस समय 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 31 अक्टूबर 2019 को ही जम्मू कश्मीर है ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर परिवर्तित कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंतर्गत ही। तो वर्तमान में 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन 26 जनवरी 2020 को ही दादर नागर हवेली तथा दमन द्वीप है इन दोनों को एक ही केंद्र शासित प्रदेश वो बना दिया गया है। तो वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत के अंदर, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। जिन राज्यों के अंदर विधानमंडल वाले राज्य कौन से हैं? तो 6 हैं। और इसकी ट्रिक है तू भी मजा कर। T से तेलंगाना, U से उत्तर प्रदेश, B से बिहार, M से महाराष्ट्र, A से आंध्र प्रदेश और K से कर्नाटक। तो इन 6 राज्यों के अंदर ही विधानमंडल है, अर्थात यहाँ पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है। और सबसे ज़्यादा मतलब विधान परिषद की सीट कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही है, 100 सीट है। पहला एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो 1951 के अंदर ही नई दिल्ली में हुआ है। और हाल ही के अंदर 19वें एशियन गेम्स हैं इसका आयोजन होंगझो चाइना के अंदर हुए हैं, और इसमें भारत की रैंक है वो 4th है। भारत के द्वारा टोटल 107 पदक है वो जीते गए हैं। आगे देखते हैं।
पहला राष्ट्रीय मंडल खेल है, इसका आयोजन हैमिल्टन कनाडा के अंदर ही 1930 को हुआ है। और 22वें नंबर का है वो बर्मिंघम यूके के अंदर हुआ है। शुभंकर है पेरी द बुल और भारत की इसमें रैंक है 4th। पहला ओलंपिक खेल का आयोजन 1896 के अंदर ही एथेंस ग्रीस के अंदर हुआ है। 32वां ओलंपिक का आयोजन टोक्यो जापान के अंदर हुआ है। भारत के द्वारा टोटल इसमें 7 पदक जीते गए हैं, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल। सिल्वर मेडल है वो नीरज चोपड़ा के द्वारा ही भाला फेंक के अंदर जीता गया था। आगे देखते हैं इसका शुभंकर क्या था, तो मिराई तोबा है, ये इसका शुभंकर है। 33वां ओलंपिक है, ये पेरिस फ्रांस के अंदर होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के अंदर, तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया में होगा। और जो एशियन गेम्स हैं इसका भी 2026 के अंदर आयोजन है वो जापान के अंदर होगा, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार तो प्रथम दिया गया है देविका रानी को 1969 में। 53वां दिया गया है वहीदा रहमान को और 52वां दिया गया है आशा पारेख को। भारत रत्न पुरस्कार देखते हैं 1954 के अंदर ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया है। 2019 के अंदर प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को दिया गया था। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया है। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दामोदर मोजा को दिया गया है कोंकणी भाषा के लिए ही। पहला सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को दिया गया है 1991 में। और वर्तमान में दिया गया है शिव शंकरी को सूर्यवंशम के लिए ही। पहला व्यास सम्मान रामविलास को दिया गया है 1991 में। और वर्तमान में दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना के लिए ही। आगे देखते हैं जो महत्वपूर्ण संगठन है उनको देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखते हैं यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई है। इसके 6 अंग हैं। सदस्य देश 193 हैं और नवीनतम सदस्य देश हैं दक्षिण सूडान। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है। महासचिव हैं एंटोनिया गुटारेस जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज है। और यूएन महासभा है, इसको लघु संसद भी कहा जाता है। आगे देखते हैं जो 78वां सत्र है, इसके अध्यक्ष है डेनिस फ्रांसिस और ये त्रिनाद व टोबैगो के रहने वाले हैं। तथा 77वें जो सत्र है इसके अध्यक्ष थे साबा करोसी। यूएनएससी इसमें 5+10 अर्थात इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 तो स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। तो 5 जो स्थायी सदस्य हैं इनको वीटो पावर भी मिली हुई है। यूएसए, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो द हैग नीदरलैंड के अंदर है। आगे देखते हैं विश्व बैंक और आईएमएफ, इन दोनों को जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944-45 के अंदर इनकी स्थापना की गई है। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी के अंदर है। नवीनतम सदस्य देश 190वां एंडोरा है। वर्तमान में अध्यक्ष विश्व बैंक के अजय भंगा है। और करेंसी के अंदर 5 है, डॉलर, येन, पाउंड, यूरो और युआन है, ये शामिल हैं। आगे देखते हैं सार्क, तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। दक्षिण एशिया के 8 सदस्य देश हैं वो इसमें शामिल हैं। स्थापना 1985 में की गई है ढाका घोषणा पत्र के तहत ही। हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल के अंदर है। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है वो इसके अंदर शामिल है। स्थापना 1967 में की गई है बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत ही। हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है। 11वां सदस्य देश है वो है तिमोर लेस्ते। भारत आसियान है, इसकी मतलब शुरुआत है वो 1992 में की गई है। मतलब 1992 से 2022 के अंदर ही इसके कितने वर्ष कंप्लीट हो गए, तो हाल ही के अंदर इसके अंदर ही जो इसका 2022 के अंदर इसका सम्मेलन है वो कंबोडिया के अंदर हुआ था। 11वां सदस्य देश ये तिमोर लेस्ते है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं G7, तो इसमें जर्मनी, जापान, यूएसए, फ्रांस, इटली और कनाडा है। इसके 48वां सत्र का आयोजन जर्मनी में हुआ है और 49वां सत्र का आयोजन हो जापान के अंदर। G20 तो 19 देश, यूरोपीय यूनियन तथा हाल ही के अंदर जिसमें अफ्रीकन यूनियन है उसको भी शामिल कर लिया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहीं भी नहीं है। 2022 के अंदर बैठक बाली इंडोनेशिया के अंदर हुई है। 2023 के अंदर भारत में और 2024 के अंदर ब्राजील में होगी। थीम क्या थी, तो वसुधैव कुटुंबकम, 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर इस बार की थीम थी। इंटरपोल की स्थापना 1923 के अंदर हुई है। हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस के अंदर है। 90वीं बैठक का इसका आयोजन नई दिल्ली के अंदर हुआ था। आगे देखते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 के अंदर हुई है। हेडक्वार्टर लंदन के अंदर है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस के अंदर है। स्थापना 1966 के अंदर हुई है। WTO विश्व व्यापार संगठन, स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है और 164 सदस्य देश हैं। वर्तमान में हेड है नागोजी ओंकाजा इवेला।
UNSCO तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो पेरिस फ्रांस के अंदर है। UNEP है, इसकी स्थापना 5 जून 1972 को की गई है, हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या के अंदर है। ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, स्थापना 1960 के अंदर की गई है, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं UNICEF तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क के अंदर ही है। EU यूरोपीय यूनियन तो रोम संधि के तहत ही 1957 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, 6 सदस्य शामिल थे उस समय। 1999 के अंदर ही यूरो को शामिल कर दिया गया था और वर्तमान में 27 देश हैं। नवीनतम जो देश है, जो 20वां है, जो कि यूरो को अपनाने वाला देश कौन सा है, तो क्रोएशिया है। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। WWF विश्व वन्यजीव कोष स्थापना 1961 के अंदर की गई है, हेडक्वार्टर ग्लेड स्विट्जरलैंड के अंदर है और लोगो पांडा है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेशनल तो ये इसकी फुल फॉर्म है और इसके द्वारा ही रेड डेटा बुक हो जारी की जाती है। स्थापना 1948 के अंदर की गई है, हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर ही है। FATF तो आतंकवाद फंडिंग को रोकना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। स्थापना 1989 में की गई है, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है और वर्तमान में हेड है T राजा कुमार। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, स्थापना 23 जून 1894 को की गई है और हेडक्वार्टर है ल्यूसाने स्विट्जरलैंड के अंदर ही। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई है और 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में हेड है डॉक्टर टेड्रोस। नाटो तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन है, स्थापना 1949 में की गई है और 31वां देश है वो बना है फिनलैंड। ILO का हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। SCO की स्थापना 1996 में की गई है, हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है और 9वां सदस्य देश है वो ईरान बना है और 2023 के अंदर इसकी बैठक वो भारत में हुई है। बिम्स्टेक तो हेडक्वार्टर ढाका के अंदर है, 2022 के अंदर बैठक कोलंबो में हुई है और इसके अंदर 7 सदस्य देश हैं। ब्रिक्स तो 2001 के अंदर ही जिम ओलनिल के द्वारा यह अवधारणा दी गई थी। 2009 के अंदर ही इसकी फर्स्ट बैठक है वो येकेतरिनबर्ग रूस के अंदर इसकी बैठक हुई थी। 2010 के अंदर ही ब्रिक्स मतलब साउथ अफ्रीका है वो इसके अंदर शामिल हो गया था। 2022 के अंदर बैठक चाइना में हुई है और 2023 के अंदर दक्षिण अफ्रीका के अंदर, और इसमें 6 नए सदस्य देश भी शामिल हुए हैं। क्वाड की अवधारणा है वो शिंजो आबे के द्वारा ही दी गई है। इसमें भारत, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान 4 देश शामिल हैं और 2023 के अंदर इसकी बैठक आयोजन है वो हिरोशिमा जापान के अंदर हुई है। मालाबार युद्ध अभ्यास है वो क्वाड देशों के द्वारा ही किया जाता है और इसकी 27वां जो मालाबार अभ्यास है इसका आयोजन पहली बार ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया गया है। ITU-2 तो भारत, इजराइल, USA और UAE ये 4 देश इसमें शामिल हैं। अफ्रीकन यूनियन तो स्थापना 1963 में हुई है, सदस्य देश 55 हैं। हेडक्वार्टर अदीस अबाबा इथोपिया की राजधानी है और वर्तमान में अध्यक्ष है अजाली असोमानी। तो अजाली असोमानी है ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं एशिया के पहले व्यक्ति जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 के अंदर ही गीतांजलि के लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रेड क्रॉस को 1917, 1944 और 1963 को ही शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। रेड क्रॉस की स्थापना है वो हेनरी ड्यूरेट के द्वारा की गई है और इनको ही शांति का फर्स्ट नोबेल पुरस्कार वो दिया गया है। वर्तमान में शांति का नोबेल पुरस्कार है ये नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है और ईरान की रहने वाली हैं। भौतिकी का फर्स्ट नोबेल पुरस्कार है ये रोटजन को दिया गया है एक्सरे की खोज के लिए ही, और वर्तमान में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है ये पिएरे एगोस्टिनो फेरेंक्रोस और एनी हेल हुइलियर है, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। चिकित्सा का फर्स्ट नोबेल पुरस्कार है वो एडवर्ड जेनर को ही दिया गया है और वर्तमान में कैटालिन कोरिगो हंगरी के रहने वाले हैं और विसमैन ये USA के रहने वाले हैं, तो इन दोनों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट मैन बुकर अवार्ड है ये पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो अरुंधति रॉय है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए ही ये पुरस्कार दिया गया है। फर्स्ट भारतीय कौन है जिनको कि मैन बुकर अवार्ड दिया गया है, तो PS नायपाल है। इन ए फ्री स्टेट के लिए ही दिया गया है। मैन बुकर अवार्ड है ये सलमान रुश्दी को दिया गया था मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए और अरविंद अडिगा को दिया गया है द व्हाइट टाइगर के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाले फर्स्ट भारतीय कौन है, तो गीतांजलि श्री है और इनको उपन्यास का नाम है रेत की समाधि, तो इसके लिए दिया गया है। आगे देखते हैं रेमन मैग्सेस अवार्ड पाने वाले फर्स्ट भारतीय कौन है, तो विनोबा भावे हैं और वर्तमान में दिया गया है डॉक्टर रवि कन्नर को और ये फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। मिस यूनिवर्स फर्स्ट दिया गया है सुष्मिता सेन है 1994 के अंदर, सेकंड है लारा दत्ता 2000 में और थर्ड है हरनाथ सिंधु ये 2021 में बनी है। मिस वर्ल्ड फर्स्ट कौन है, तो जो रीता फारिया है और 1966 के अंदर बनी थी।
ग्रेमी अवार्ड पाने वाले फर्स्ट भारतीय पंडित रविशंकर है। 1973 को ही इनको पहला ग्रेमी अवार्ड हो दिया गया था। 3 बार ग्रेमी अवार्ड पाने वाले व्यक्ति कौन है? तो रिकी केज हैं। फर्स्ट भारतीय जिनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया है तो भानु अथैया है। 1982 के अंदर ही दिया गया था गांधी फिल्म के लिए। ऑस्कर के अंदर ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो सत्यजीत रे को दिया गया है। वर्तमान में ऑस्कर है ये नाटू नाटू सॉन्ग को दिया गया है। RRR मूवी है और MM किरवानी है, ये इसके संगीतकार हैं। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए द एलिफेंट विस्पर को दिया गया है, इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, नाबार्ड की स्थापना है ये 12 जुलाई 1982 को की गई है। समिति का नाम है शिवरमन समिति, हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। RBI की स्थापना 1934 के एक्ट के तहत ही 1 अप्रैल 1935 को की गई है। यंग हिल्टन आयोग की जो यंग हिल्टन कमीशन है इसकी सिफारिश पर ही। हेडक्वार्टर पहले कोलकाता में था और वर्तमान में मुंबई के अंदर है। फर्स्ट गवर्नर कौन है? तो ओसबोर्न स्मिथ है। फर्स्ट भारतीय गवर्नर CD देशमुख है और वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास, ये 25वें नंबर के हैं। RBI का राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। आगे देखते हैं, SBI की स्थापना 1955 को की गई है। 1921 के अंदर ही इंपीरियल बैंक, तो इंपीरियल बैंक के जो बैंक है इसकी स्थापना है 1955 के अंदर SBI के रूप में की गई है। इंपीरियल बैंक है ये 3 बैंकों से मिलकर बना हुआ है, बैंक ऑफ मद्रास, कोलकाता और बॉम्बे। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 को किया गया है और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण है वो 1980 के अंदर किया गया है। तो 6 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1980 के अंदर किया गया था। आगे देखते हैं सिडबी, तो इसकी स्थापना 1990 को की गई है और इसकी फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर लखनऊ के अंदर है। आगे देखते हैं जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनको देख लेते हैं। संविधान के प्रमुख अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 1 के अंदर ही भारत है वो राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 के अंदर नए राज्यों का प्रवेश का उल्लेख है। अनुच्छेद 3 में राज्यों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 5 है ये नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 6 जो पाकिस्तान से भारत में आए हैं उनकी नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 9 स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की जो नागरिकता है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 11 है नागरिकता से संबंधित कानून है ये बनाने का अधिकार संसद के पास में है। अनुच्छेद 13 संसद के द्वारा बनाया गया जो कानून है अगर मौलिक अधिकारों से असंगत है तो वह कानून है वो समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का उल्लेख है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर ही प्रवेश के अंदर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(6) और 16(6) है ये 103वां संविधान संशोधन EWS को जो 10% आरक्षण का जो दिया गया था उससे संबंधित है और ये 2019 के अंदर ही जोड़ा गया है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अंदर अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 1A तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 20 एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 21 प्राण एंड ध्येयिक स्वतंत्रता का उल्लेख। अनुच्छेद 21A तो शिक्षा का अधिकार है जो कि 86वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार व बलात्कार निषेध से उल्लेख है। अनुच्छेद 24 कारखानों में बच्चों के नियोजन पर रोक। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म की वर्दी के लिए कोई टैक्स है वो नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। तो ये 6 आधारों अल्पसंख्यक कितने हैं? तो 6 हैं, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध। आगे देखते हैं अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक हैं इनको शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने प्रशासन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 33 सैन्य बलों को ही जो मौलिक अधिकार को सीमित करने का अधिकार संसद के पास में है। अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ लागू हुआ तो संसद को ही जो नागरिकों के मौलिक अधिकार है उनको सीमित करने का अधिकार भी किसके पास में है? तो ये संसद के पास में ही है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना दी गई है। अनुच्छेद 39A निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों का उल्लेख। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 47 पोषण एंड लोक स्वास्थ्य की देखभाल। अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण और ये 42वां संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। अनुच्छेद 51A तो इसमें मौलिक जो कर्तव्य हैं वो जोड़े गए थे सरदार सोन सिंह समिति की सिफारिश पर ही।
आगे देखते हैं अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग ले सकता है। अनुच्छेद 55 निर्वाचन की रीति। 56 कार्यकाल। 57 पुनर्निर्वाचन का पात्र। अनुच्छेद 58 योग्यता। 59 शर्तें। 60 शपथ का उल्लेख। 61 महाभियोग की प्रक्रिया और 63 के अंदर उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है और 64 के अंदर ही उपराष्ट्रपति है और राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया जाएगा। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति। 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए ही मंत्रिपरिषद का प्रमुख है प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 3 मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 75 2 है मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी का उल्लेख है। अनुच्छेद 79 संसद। अनुच्छेद 80 राज्यसभा। अनुच्छेद 85 है वो सत्र को सदन का सत्र है आहूत सत्रावसन और विघटन ये करने का उल्लेख किया गया है। सत्रावसन व सत्राहूत है इसका अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास में है, लेकिन सत्र को स्थगित करना है ये सत्र के अध्यक्ष का अधिकार है। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 93 लोकसभा स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का उल्लेख है। अनुच्छेद 105 है वो सांसद व एमपी के विशेष अधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 110 है धन विधेयक। 111 विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। 114 विनियोग विधेयक। 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास में है। 124 सुप्रीम कोर्ट की संरचना नियुक्ति शपथ वेतन भत्ते इनका उल्लेख किया गया है। 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। 129 है वो सुप्रीम कोर्ट है वो एक अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकारिता से संबंधित है। अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं वो रिव्यू किए जा सकते हैं। 141 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं वो अन्य न्यायालय के अंदर बाध्यकारी हैं। 142 पूर्ण न्याय। 143 है राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट को परामर्श दे सकता है और सुप्रीम कोर्ट की जो परामर्श है वो राष्ट्रपति माने न माने ये उसका काम है। 148 के अंदर नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। 153 राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा। 54 राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति। 159 के अंदर राज्यपाल की शपथ। 161 के अंदर राज्यपाल की समाधान की शक्ति। 163 में राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। 165 के अंदर ही राज्य का सबसे बड़ा वकील महाधिवक्ता। 194 एमएलए व एमएलसी के विशेष अधिकार। 200 में राज्यपाल विधेयक पर अनुमति देगा। 201 में राज्यपाल द्वारा ही राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक। 202 में राज्यों का वार्षिक वित्तीय विवरण। 213 में अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति। 214 के अंदर ही हाई कोर्ट की स्थापना। 215 में हाई कोर्ट है वो एक अभिलेख न्यायालय होगा। 226 के अंदर ही हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी करने की शक्ति। 235 अधीनस्थ न्यायालय तो अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण की शक्ति हाई कोर्ट की होगी। आगे और देखते हैं अनुच्छेद 239 ए दिल्ली से संबंधित है। ये 69वां संविधान संशोधन के तहत ही। 241 तो केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर भी हाई कोर्ट होगा और वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख इनका अलग से अपना हाई कोर्ट है। अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा का गठन का उल्लेख किया गया है। 243 जी ग्राम पंचायत की शक्तियाँ। 243 आई राज्य वित्त आयोग और 243 के राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 243 क्यू नगरपालिका का गठन। 243 वाई राज्य वित्त आयोग और 243 जेड ए राज्य निर्वाचन आयोग और 243 जेड डी है ये जिला आयोजन समिति का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं अनुच्छेद 246 सूची से संबंधित है संघ राज्य और समवर्ती सूची। 279 ए ये जीएसटी से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन और 1 जुलाई 2017 को ही ये समवर्ती सूची पर ही जीएसटी को लागू किया गया था। आगे देखते हैं 249 राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास में ही है। 254 समवर्ती सूची पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास में है। 262 नदी जल विवाद। 263 अंतर्राज्य परिषद जिसका हेड है वो प्रधानमंत्री होगा। 266 संचयी निधि जिस भारत सरकार है वो भारत सरकार के द्वारा ही ये आय हो निकाल सकते हैं और धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक को संसद से पारित करना जरूरी होता है। 267 के अंदर आकस्मिक निधि का उल्लेख है और इस पर अधिकार वो राष्ट्रपति का होता है। 279 ए जीएसटी काउंसिलिंग का। 280 केंद्रीय वित्त आयोग का उल्लेख है। 300 ए संपत्ति का अधिकार। आगे देखते हैं 312 ऑल इंडिया सर्विस से संबंधित है
315 के अंदर यूपीएससी व जो स्टेट पीसीएस है इनका उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरण का, 323B अन्य प्राधिकरण का, अनुच्छेद 324 केंद्रीय निर्वाचन आयोग का और 326 के अंदर ही वैश्विक मताधिकार का उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 330 SC/ST समुदाय का लोकसभा के अंदर सीटों का आरक्षण, अनुच्छेद 331 एंग्लो इंडियन की लोकसभा सीट के अंदर आरक्षण, 332 के अंदर ही SC/ST की विधानसभा सीट में आरक्षण और 333 है एंग्लो इंडियंस की विधानसभा सीट के अंदर आरक्षण, जिनको 104वें संविधान संशोधन के द्वारा ही एंग्लो इंडियंस का जो आरक्षण है उनको समाप्त कर दिया गया है। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुच्छेद 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा का उल्लेख है। 344 राजभाषा आयोग का उल्लेख है। 350A प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाए और अनुच्छेद 351 हिंदी के विकास से संबंधित है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 359 राष्ट्रीय आपातकाल के समय ही मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 361 है वो राष्ट्रपति व राज्यपाल के विशेषाधिकार। अनुच्छेद 368 दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किए गए थे और अभी तक 105वां संविधान मतलब वर्तमान में तो 106वां संविधान संशोधन हो गया, तो जो संविधान संशोधन है ये 368 के संबंधित है और ये दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किए गए थे। आगे देखते हैं 359 से 392 है ये अस्थायी व संक्रमणकालीन उपबंध का उल्लेख है। 370 है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। 393 भारत का एक संविधान होगा। 394 26 नवंबर 1949 को ही 16 अनुच्छेद हैं वो लागू किए गए थे, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर देवप्रयाग है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पे है। दामोदर नदी घाटी को भारत का रूढ़ क्षेत्र कहते हैं। सोन व नर्मदा नदी का उद्गम है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। गंगटीन डोल्फिन है इसको 5 अक्टूबर 2009 को ही राष्ट्रीय जलीय जीव है वो घोषित किया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कामेंग, लोहित, तीस्ता व मानस हैं। माजुली द्वीप है यह असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदी माही, नर्मदा, तापी है और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। गोदावरी नदी है ये त्रिम्बकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और नासिक इसके किनारे ही है। सहायक नदियां हैं इंद्रावती और पेनगंगा। कृष्णा नदी का उद्गम है वो महाबलेश्वर की पहाड़ी से होता है। सहायक नदी है तुंगभद्रा और कोयना। अलमाटी बांध है वो कर्नाटक के अंदर कृष्णा नदी पर ही है। कावेरी नदी का उद्गम कुरुक ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से हुआ है। मैट्रू बांध तमिलनाडु के अंदर है। सहायक नदियां हैं हेमवती व काबिनी। उत्तर पूर्वी मानसून है इससे वर्षा कावेरी नदी के अंदर ही होता है। आगे देखते हैं गंगा नदी की बाईं ओर से सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदी कोसी नदी है इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। दाईं ओर से यमुना और सोन मिलती है, तो यमुना नदी की सहायक नदियां हैं चंबल, केन, बेतवा। जोग जलप्रपात है इस सरहावती नदी पर है कर्नाटक में। इडुक्की बांध है ये पेरियार नदी पर है केरल में। धुआंधार जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर है। अब देखते हैं पंचवर्षीय योजनाएं कितनी है, तो 12 है। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक नदी घाटी परियोजना से संबंधित है और हेरात डोमल मॉडल पर आधारित है। सेकंड है 1956 से 1961 तक दुर्गापुरा, भिलाई और राउरकेला। तो दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल के अंदर है और ये ब्रिटेन की सहायता से ही बना था। भिलाई छत्तीसगढ़ में है रूस की सहायता से। राउरकेला उड़ीसा में है जर्मनी की सहायता से है और PS महालनोबिस है इसके मॉडल पर आधारित है। थर्ड पंचवर्षीय योजना का समय है 1961 से 66 तक है और यहाँ पर बोकारो झारखंड के अंदर ही रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। 1967, 68 और 69 के अंदर ही योजना अवकाश था और इस समय भारत में हरित क्रांति वो शुरू हुई थी। भारत में हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन और विश्व के अंदर है नॉर्मन बोरलॉग। फोर्थ योजना का समय है 1959 से 74 तक। फिफ्थ का है 1974 से 78 तक। 1978 से 79 तक रोलिंग प्लान आया था और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई। 1969 से 1980 तक गुन्नार मॉडल था। छठी पंचवर्षीय योजना है इसका समय है 1980 से 85। सातवीं का है 1985 से 90 तक और 1990 से 91 तक योजना अवकाश है। आठवीं का समय है 1992 से 97 तक। नौवीं का है 1997 से 2002। 10वीं का है 2002 से 2007 तक।
11वीं पंचवर्षीय योजना है, इसका समय है 2007 से 2012 तक। और 12वीं पंचवर्षीय योजना है, इसका समय है 2012 से 2017 तक। और इस बार की इसकी थीम है रैपिड इंडस्ट्रियल सस्टेनेबल ग्रोथ। ये इस बार ये जो 12वीं पंचयोजना है इसकी थीम है। नीति आयोग के बारे में देखते हैं। स्थापना 1 जनवरी 2015 को ही योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं। BBR सुब्रमण्यम है वो इसके CEO हैं। और सहकारी संघवाद की भावना के लिए इसकी स्थापना की गई है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।